अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पिज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 2 जून 2025, 2 जून 2025 की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरे सगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। जैसा कि आप रियलाइज़ कर सकते हैं, चूँकि मैं 2 दिन के बाद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लौट रहा हूँ, इसलिए बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं जो क्विक एनालिसिस माँगती हैं। उनमें ग़ालिबन इंटरनेशनली स्पीकिंग अगर आप ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दुनिया के तनाज़ुर में बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहाँ यूक्रेन ने सैटरडे और संडे की जो दरमियानी रात है, यानी हफ्ता और इतवार के दरमियान ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक्स की रूस के दूर दराज मकामात में, यानी यूक्रेन रूस के बॉर्डर से 3000 मील, 3500 मील दूर जाकर उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स की और उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने रशिया के 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स वगैरह जो हैं उन्हें कैरी करते हैं और उनके पास इसकी फुटेज भी है। ये पूरा ऑपरेशन इतना कामयाब था, इतना टेक्निकली इंटीग्रेटेड था कि उनके पास इसकी कंप्लीट फुटेज है और रूस का जो रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है, उससे भी यही पता चलता है कि ये बात वाक़ई ही इसी तरह से है जैसे कि यूक्रेन ने रिपोर्ट किया। इससे जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। एक तरफ रशिया और चाइना की जो अलायंस है और दूसरी तरफ वेस्ट की जो अलायंस है, उसकी अहमियत क्या है, मैं उसकी खासी तफ़सीलात आपसे शेयर करूँगा। लेकिन बात हम पाकिस्तान से शुरू करेंगे और पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर एक एहतजाज की कॉल दी है। उसके हवाले से इमरान खान का एक बड़ा डिटेल्ड मैसेज, जो 3 पार्ट्स का उनका ट्वीट है, वो मैसेज है। उसकी अहमियत क्या है, ख़ास करके जब आप देखते हैं कि जो समरियाल में इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन, उसको किस तरह से जीता गया, वहाँ पे किस किस्म की धांधली हुई नियर सियालकोट, तो आपको इमरान खान की एहतजाज की जो कॉल है, उसकी अहमियत और सिग्निफिकेंस बेहतर तौर पे समझ आती है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज की जो कामयाबी है अगेंस्ट इंडिया, उसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल है, उसने बिल आखिर अब ये फैसला किया है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कवानीन जो हैं वो बनाने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि इन सारी डेवलपमेंट्स के साथ नथी बहुत छोटी-छोटी और भी डेवलपमेंट्स हैं जिसका मैं ज़िक्र करूँगा, कमेंट्स आपके सामने रखूँगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊँगा, याद दहानी है, रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को जॉइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन, इसकी तमाम ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब जो है उन्हें खोलें। एट द सेम टाइम आप लोग जो हैं मेरे ट्विटर हैंडल को जॉइन करें, अगर मुमकिन है तो इसे सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज़ सब्सक्राइबर के लिए मैं 1 टू 1 फेस टू फेस जो है, जिसे कहते हैं कि डायरेक्ट, मैं वहाँ पर ट्विटर स्पेसेस जो है बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज़ करूँगा और जो व्हाट्सएप चैनल है जिसको अब 28,000 से ज़्यादा लोग जॉइन कर चुके हैं, इसे जॉइन करें, जिसका लिंक मैं आपको पिन्ड ट्वीट के अंदर और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मसलसल दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं इमरान खान की जो एहतजाज की कॉल है, उसकी सिग्निफिकेंस को हम बहुत बेहतर समझ सकते हैं जब हम एक तेज़ नज़र, एक क्विक हम एक ग्लांस लें, उचट जो नज़र दौड़ाएं समरियाल के बाय इलेक्शंस के ऊपर जो हुए PP 52 में, जो पंजाब के इलेक्शन थे। ये जो समरियाल के बाय इलेक्शन थे, ये टेस्ट केस थे ये देखने के लिए कि पाकिस्तान की जो प्रोवर्बियल एस्टैब्लिशमेंट GHQ है, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब की जो टीम है, उसके और मोहतरमा मरियम बीबी और PMLN के दरमियान जो एक पैक्ट है, जो एक अलायंस है, वो बरकरार है या उसमें कोई दरारें पड़ गई हैं, या एक नई हिकमत अमली है। जो कहते थे कि इमरान खान को 5 जून से पहले रिहाई मिलेगी, ईद उल अज़हा से पहले रिहाई मिलेगी, तो क्या कोई एक नई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पॉलिटिक्स के हवाले से GHQ में पाई जाती है? इस लिहाज से समरियाल के इलेक्शन की अहमियत थी, वरना पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुकूमत के इंतज़ामिया का जीतना वो तो कोई नई बात है नहीं। इसलिए ये चीज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो PMLN की हुकूमत है, रवायती तौर पर उसे पुलिस और इंतज़ामिया को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या को मैनेज करना, उस पर उनका असर रसूख पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि उन्होंने हुकूमतें बहुत दफ़ा की हैं, उनकी अप्रोच इस किस्म की थी, तो वो पुलिस को और इंतज़ामिया को बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हैं और इलेक्शन वो खुद से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब जो हालात हैं पाकिस्तान के, जब आपको बहुत बड़ी मैसिव धांधली करनी होती है, तो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं कि हमें GHQ की तरफ से और ISI की तरफ से क्या इशारा मिलता है। तो जिस किस्म की रिगिंग और धांधली वहाँ पे की गई है, जिसकी बहुत सी एविडेंस हमारे सामने आ चुकी है, वो मुमकिन नहीं था जब तक कि उनको एक ग्रीन लाइट ना होती, उनको आशीर्वाद ना होती। पुलिस और इंतज़ामिया तनहा इस किस्म की धांधली या धांधला जो है वो नहीं कर सकते। अब इसकी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के
जो कैंडिडेट थे, उनके सपोर्टेड जो कैंडिडेट थे, उनकी तरफ से, तहरीक इंसाफ के लीडरों की तरफ से, उनके सपोर्टिव मीडिया, सोशल मीडिया की तरफ से तो इल्ज़ाम लग ही रहा है धांधली का। लेकिन इसमें इस्तीफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने भी बहुत सी उन्होंने एविडेंस भी शेयर की है, उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी हैं, जैसे नदीम अफजल चंद साहब की स्टेटमेंट है, राजा परवेज़ अशरफ साहब की स्टेटमेंट है और बहुत से लोगों की स्टेटमेंट्स हैं। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर आप बड़ी मैसिव एविडेंस देख सकते हैं, जहाँ आप देखते हैं कि पहले फॉर्म 45 जो एक पोलिंग स्टेशन का इशू होता है, वहाँ पे कहीं 400 वोट थे, बाद में बढ़ के वो 650 वोट हो जाते हैं। अगर एक जो प्रोसेस होता है इलेक्शन का, उसमें अगर एक भी इस किस्म की एविडेंस आ जाए, तो आपको उसकी इंटेग्रिटी के बारे में शक शक जो है, शकूक जो है, सवाल उठ जाते हैं। लेकिन आपके पास अगर दर्जन भर इस किस्म की एविडेंसेस आ जाए पोलिंग स्टेशंस की, तो आप समझ सकते हैं कि तमाम का तमाम इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो उसकी तमाम इंटेग्रिटी, उसकी जो तमाम वैलिडिटी होती है, वो शक का शिकार हो जाती है। और फिर लोगों की बहुत एविडेंस के कैसे सारा दिन जब लोग, क्योंकि पाकिस्तान में जब लोग वोट डालते हैं तो वो कोई छुप के वोट नहीं डालते, बड़े धूम धड़के से वोट डाला जाता है। और जब वोटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो आपको पता चल जाता है कि किस पार्टी और किस कैंडिडेट के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके पास कितने ज़्यादा वोटर उनके पास आ रहे हैं वोट डालने के लिए। तो सारा दिन में पीएमएलएन की कोई वहाँ पे प्रेजेंस नहीं थी। बहरहाल इसके स्टेटिस्टिक्स में जाए बगैर, जिसकी बहुत डिबेट पाकिस्तान में हो चुकी है, ये प्रूफ इस चीज़ का है कि शरीफ और ख़ानदान और जनरल आसिम के दरमियान में जो एक पैक्ट है, अनहोली पैक्ट है, वो मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट है। और ये दोनों अफोर्ड नहीं करते कि इनके इस पैक्ट में कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए। सच इज़ द नेचर ऑफ द डायनामिक्स ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप देखें कि जब इमरान खान एक हिमागीर, मुल्कगीर, बल्कि दुनिया भर की एक वो तहरीक को अनाउंस करते हैं और उसके हवाले से एक बहुत बड़ा डिटेल्ड मैसेज देते हैं, जो उनके ट्विटर हैंडल पे आप देख सकते हैं। ये एक 3 हिस्सों का ये एक ट्वीट है, जिसमें वो पहले बात करते हैं कि ये बात बिल्कुल अब रोज़ रोशन की तरह आया हो जाती है कि मई 9 के जो वाक़या 2023 में जो नाटक खड़ा किया गया, ये दर हकीकत लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात की हैसियत से कुचल दिया जाए। उसके बाद अदालतों को दबा दिया गया और जो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, उसका मकसद ये था कि जो 8 फरवरी 2024 का इंतखाबात हैं, उसके ऊपर मट्टी डाली जा सके और कोई प्रोसेस जो है वो लीगल मुल्क में नहीं चल सकता। ये उनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी अहलिया बुशरा बीबी के लिए इमरान खान की बहुत सॉफ्ट और बहुत रिस्पेक्ट की उनकी फीलिंग्स हैं, वो उनसे बहुत हमदर्दी रखते हैं, वो उनके बारे में बहुत केयर करते हैं। उनकी इस ट्वीट के अंदर भी उनका बहुत जिक्र है, जिससे एहसास होता है कि एज अ सेंसिटिव पर्सन वो ये समझते हैं कि ये जो औरत है जो मेरी ज़िंदगी में आई है चंद बरस पहले, इसे मेरी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। और वो बहुत तफसील से ये कहते हैं कि, और ये उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है जो इससे पहले कभी उन्होंने नहीं किया, कि कैसे 2019 के जून में जब जनरल आसिम मुनीर साहब को एसडीजी आईएसआई हटाने का फैसला हो चुका था, जब एक बहुत मशहूर उनकी मुलाकात भी इमरान खान से हुई, जब वो कोई एक बीबी बुशरा बीबी को नेकलेस देने के हवाले से वो एक ऑडियो टेप लेकर आए थे इमरान खान को सुनाने के लिए। अब इमरान खान ने ये इंकशाफ किया है, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया, कम अज़ कम मेरे कानों में ये बात नहीं आई कि जनरल आसिम मुनीर ने उसके बाद बुशरा बीबी से मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की ताकि अपनी सफाई दे सकें या अपॉलॉजीज़ जो है वो ऑफ़र कर सकें। लेकिन द फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा बुशरा बीबी ने जनरल आसिम मुनीर साहब से, जिनको हटाने का फ़ैसला हो चुका था एसडीजी आईएसआई, उनसे मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया, ये कह के कि मुल्की और सियासी फ़ैसलों के साथ मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। अब मैं आपको एक से ज़्यादा वीलॉग के अंदर माजी में ये बात बता चुका हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये दर हकीकत एक छोटा सा नाटक और गेम उन्होंने खेली थी एक नैरेटिव शेप करने के लिए। असल में उन्हें हटाने के फैसले का ताल्लुक ईरान के विज़िट से था, जो उससे कुछ अर्सा पहले हुआ, जहाँ उन्होंने ईरानियन लीडरशिप जो है उसके साथ उन्होंने टेंशन पैदा कर ली, उनके बारे में एक मुसलसल कंपेन थी। दूसरी वजह ये थी कि जनरल बाजवा अपनी बहुत सी वजूहात की वजह से जनरल फैज़ को वापस लाना चाहते थे एसडीजी आईएसआई, लेकिन जनरल आसिम ने क्लेवरली एक डिफरेंट किस्म का नैरेटिव प्लांट कर लिया। अब इमरान खान का जो अब की स्टेटमेंट है, इसे इसी तनाजुर में आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। अब इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, जब गुज़िश्ता कोई 24-36 घंटों के अंदर 2 दिन पहले पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन, वीलॉगर, सोशल कमेंटेटर, पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब इमरान रियाज जो है वो हज पे जाते हैं, और हज पे जाने से पहले वो साबिर शाकिर साहब को बरतानिया के अंदर एक इंटरव्यू देते हैं बहुत ही तफसीलन अपनी पूरी स्ट्रगल के हवाले से।
उस इंटरव्यू के दरमियान में एक बड़ी चुभती हुई बात उन्होंने इंकशाफ ये किया। उनका कहना ये है कि उन्हें जनरल आसिम मुनीर के कहने पे अगवा किया गया था। साबिर शाकिर साहब उनसे जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में पॉइंटेड सवालात पूछते हैं और उनके जवाब में वही कहते हैं कि उन्हें जनरल आसिम मुनीर साहब के कहने पे उठाया गया। अब इमरान रियाज बहुत दलेर और बहादुर शख्स हैं। वो जाना चाहते थे हज पे। वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि मैं गुज़िश्ता 3 बरस से हज पे जाना चाहता था। हर दफ़ा एक दफ़ा मैं पूरा एहराम पहन के एयरपोर्ट पे गया। मैं सोच नहीं सकता था कि किसी को हज पे जाने से रोका जाएगा, लेकिन मुझे उस वक़्त भी रोका गया और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं हज पे जाऊँ। और वो हज पे आ गए हैं, वो मौजूद हैं। वहाँ से उनकी मसलसल फुटेज आ रही है, बच्चों के साथ आगे पीछे दुआ करते हुए, इबादत करते हुए। ये एक बोल्ड उन्होंने इनिशिएटिव लिया। अल्लाह उनको महफूज रखे हर किस्म की आफत से, और ख़ास करके पाकिस्तानी, उन्होंने इसका ख़दशे का इजहार भी किया है, पाकिस्तानी जो रजीम है उसके क्लचेस से अल्लाह इमरान रियाज को महफूज रखे। आई डोंट नो कि किस हद तक ये इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं सऊदी अरब के अंदर भाई लोग, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात में तो ये खासा ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं। शायद सऊदी अरब में इनको इतना मनमानी करने की इजाज़त जो है वो नहीं मिलती। अच्छा, अब हमें तो पता चला है कि वहाँ से मुत्तहिदा अरब अमारात से तो ये बैंकों का भी डेटा वेटा जो है वहाँ से ये निकाल लेते हैं। बहरहाल, मूविंग फॉरवर्ड टू इमरान खान ने जिस अब पुरअमन एहतजाज की उन्होंने कॉल दी है, ये खाली पाकिस्तान की नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा से बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह उन्होंने अपील की है कि आप लोग निकलें। और मैंने देखा है कि अब पाकिस्तानी जो लोग मुख्तलिफ जो ट्रक चलाते हैं, जो पहले सिर्फ वाशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के बाहर फिरते थे, अब वो ट्रक्स जो हैं वो न्यूयॉर्क भी पहुँच गए हैं। ये नई मैंने देखी है जी इस ट्विटर के ऊपर। अच्छा, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान ने ये कहा है कि हमने गोलियां नहीं खानी है, कि हमें जब भी हम निकलते हैं ये हमें गोलियां मारते हैं, हमने इस दफ़ा गोलियां नहीं खानी है। इसका क्या मतलब है? लोग इससे ये समझ रहे हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि इमरान खान की ये जो तहरीक होगी ये मुल्क भीर में होगी, ये इस्लामाबाद का रुख इख्तियार नहीं करेगी। आपको याद है, रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी सौदाई की। मैं 3 बरस से ये कहता रहा कि इस्लामाबाद की तरफ जो आप एक इंटेंस मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ये सही नहीं है, ये दानिशमंदाना नहीं है। मुल्क भर में दर्जनों शहरों, कस्बों में जगह जगह छोटे छोटे मुजाहरे होने चाहिए। असल चीज़ है सस्टेन करना। जब आप एक बहुत बड़ी चीज़ करते हैं, उसके बाद साबन के झाग की तरह चीज़ बैठ जाती है, उससे एक सियासी जमात को नुकसान होता है। तहरीक वो है जैसे PNA की तहरीक थी 1977 के अंदर, वो खासी वायलेंट थी। अब वो वायलेंट ज़माना नहीं है, लेकिन अगर आप दर्जनों शहरों में आंख मचोली करेंगे रोज़ाना ही पुलिस के साथ और गुम हो जाएंगे वहाँ से, फिर किसी और, जब कहते हैं ना इधर डूबे उधर निकले, जहाँ में अहले खुर्शीद, अहले क्या कहते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले हैं। ये है प्रोटेस्ट करने का तरीका इस किस्म के माहौल में। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस एहतजाज और इस प्रोटेस्ट को, जिसका मकसद ये है कि हम पुरअमन रहें और पुलिस के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बुलेट से भी महफूज रहे, इसको ये कैसे डिज़ाइन करते हैं। इसको डिज़ाइन करने के लिए बड़ी इंटेलिजेंस और महारत जो है वो इनको चाहिए होगी। जैसे आपने एक ऐप डिज़ाइन करना होता है या आपने कोई एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होता है, इस मूवमेंट को भी इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को इसी तरह से इसको डिज़ाइन करना होगा। इमरान खान ने एक और बड़ी छुपती भी बात की है अपने ट्वीट्स में। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के वो लीडर जो डरते हैं, घबराते हैं, कमज़ोर हैं, सख्त फैसले नहीं कर सकते, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए कि वो अपने ओहदे फारिग कर दें और लोगों को मौका दें तंजीमी एतबार से। अब ये उनका इशारा सिर्फ वो है जिनको पार्टी के ओहदे उनके पास हैं, या उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड मेम्बरान हैं KP के अंदर और पंजाब में, उनकी तरफ भी उनका इशारा है। फिर उन्होंने ये भी अब क्लियर कर दिया कि इस पूरी मूवमेंट और तहरीक को इमरान खान अडयाला जेल से खुद ही इसे लीड करेंगे ताकि इसको ख़त्म करने का फ़ैसला कोई बाहर ना कर सके। इसके रास्ते में एक टेक्निकल रुकावट है कि बहुत जल्दी जैसे ये तहरीक शुरू होगी, इमरान खान की जो मुलाकातें मीडिया के साथ और उनकी पार्टी के साथ हो रही हैं, इसको जो है रजीम जो है इनको बंद करा देगा। तो इमरान खान कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे? हमने देखा पहले भी ये हुआ था, तो आगे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही होगा। अब जो रजीम है शरीफ जरदारी आसिम रजीम, उसका इस पर अब तक क्या रिएक्शन है? जो रजीम की एक तर्जुमान है जनाब मोहतरमा अस्मा शिराजी साहिबा, उनका मैं देख रहा था कि एक मैसेज बहुत लोग चल रहा है ट्विटर वगैरह के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान अभी तक May 10 यानी May 10 2025 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक सीज़ फायर हुआ, तो वो May 10 के बाद की जो सूरत हाल डेवलप हुई है, उसकी अहमियत को अभी इमरान खान साहब ठीक तरह से नहीं समझ सके। मतलब यह है कि अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अक्सर तब्दील हो गई है, फ़ौज जो है बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई है। कोई शक नहीं है कि फ़ौज को होना चाहिए मकबूल, लेकिन फ़ौज की मकबूलियत का शरीफ जरदारी आसिम रजीम की मकबूलियत के साथ क्या ताल्लुक़ है? वेल, मूविंग फॉरवर्ड, तनवीर अहमद जो एक प्रोमिनेंट पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन है, और उनकी बहुत वजह शोहरत उस वक्त भी हुई जब मेरा ख्याल है 3रे महीने में इस साल के
उन्होंने एक वो डेलीगेशन लेके गए जिसमें 3 पाकिस्तानी फिजिशियन थे, एक और उनके साथ एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने जाके पाकिस्तान में DGISI जनरल आसिम मलिक साहब से उन्होंने मुलाकात की। उस हवाले से जो सारी बहस है वो आप सुन चुके हैं। अब तनवीर अहमद साहब ने बरतानिया के अंदर लंदन में जंग जियो और न्यूज़ वगैरह को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी शदीद इमरान खान के स्टैंड पॉइंट की बड़ी उन्होंने मजम्मत की है। और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से इमरान खान के ज़माने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP मुजाहिरों के लिए निकलती थी, तो इमरान खान कहते थे कि ऐसे मुजाहरे नहीं होने चाहिए। इसी तरह इस स्टेज के ऊपर ख़ास करके जब कौम फ़ौज के साथ खड़ी है, उसको उन्होंने पूरा एक स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में उन्होंने इसे डिफ़ाइन कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की अब मकबूलियत नहीं रही है। पहले भी जो मकबूलियत थी वो पता नहीं 30% इनकी थी, 30% फ़ौज की थी, 30% किसी और की थी। पूरा एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो तनवीर अहमद साहब ने पेश किया। लेकिन अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ बिल्कुल मकबूल नहीं रहे हैं, फ़ौज बहुत ज़्यादा मकबूल है। और इमरान खान की जमात का जो ये प्रोटेस्ट करना है, ये बिल्कुल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्रोटेस्ट की तरफ से। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तनवीर अहमद साहब जो हैं, जिनको सियासत का इतना नहीं पता है, उसको पाकिस्तान की हिस्ट्री भी नहीं पता है, ज़ाहिर है जो उनको कहा जाता है वो कह देते हैं बेचारे। उन्होंने TLP का रेफरेंस दिया, वो ये भूल गए, शायद उनको शायद पता ही ना हो कि TLP जब निकली है इमरान खान के दौर में तो अजीब व गरीब किस्म की डिमांड्स में लेके निकली है। एक से ज़्यादा दफ़ा उनकी डिमांड ये थी कि जो कार्टून कंट्रोवर्सी है फ्रांस के अंदर, ये जो और चीज़ें हैं यूरोप में, उसके नतीजे में फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। यानी TLP जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, जो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है, उसे डिक्टेट करने की बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट कोशिश कर रही थी। गो के असल में तो उनको GHQ की तरफ जाना चाहिए था, बिकॉज फ्रांस के साथ जितने पाकिस्तान की हुकूमत के ताल्लुकात हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात GHQ के हैं। एक डिफेंस रिलेशनशिप भी है। ये जुमेरात जहाज़, उनके स्पेयर पार्ट, उनकी ओवरहॉलिंग, उनकी टेक्निकल सपोर्ट जो है ये वैसे ही तो नहीं होती, ये इसे कहते हैं हिंदुस्तान के थ्रू तो नहीं होती, ये ज़ाहिर है फ्रांस के थ्रू ही होती है। लेकिन तरीकाकार ये था कि इमरान खान के ऊपर जो है वो दबाव डाला जाए, और आपने देखा कि बार बार वो दबाव डाला गया। आखिरी दफ़ा जब TLP मोबिलाइज की गई तो वो कहीं मेरा ख्याल है सितंबर 2021 में, उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ निकली, जब इमरान खान ने DGISI की जो रिप्लेसमेंट थी, जब जनरल फैज़ को हटा के जनरल बाजवा साहब चाहते थे कि नदीम अंजुम साहब को DGISI लगाया जाए, और इमरान खान ने वो डिसीजन रोक के रखा हुआ था। आखिरी दफ़ा उस वक्त TLP को एक इशू बना के निकाला गया। कहाँ TLP की प्रोटेस्ट, कहाँ बेचारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पॉपुलर इलेक्टेड जमात है जिसके साथ पूरा पाकिस्तान के कई सूबे खड़े हैं, उसका कंपेयर करना, कि बस तनवीर भाई ने पता नहीं कैसे ये कंपैरिजन जो है वो कर दिया है। अच्छा, ये नोट करें कि तनवीर साहब का ये जो इंटरव्यू है ये भी जंग जियो के ही नुमाइंदे शुमाइंदे जो हैं उन्होंने बरतानिया में किया है। और बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान का ये जो अखबार है द न्यूज़ इंटरनेशनल, और इसके साथ जो इसका TV चैनल वगैरह है, ये सबसे आगे आगे हैं हर किस्म की फैशिज्म को सपोर्ट करने के लिए। और मुझे एक सोर्स से ये मसलसल पता चल रहा है कि अभी सीरीज़ ऑफ आर्टिकल छपने हैं मोहित पीरज़ादा के ख़िलाफ़, मोहित पीरज़ादा की बीवी के ख़िलाफ़, मेरे पूरे घर के ख़िलाफ़, ये साबित करने के लिए। एक तो छप चुका है, लेकिन अभी एक ही खाली और नहीं छपना, बहुत से छपने हैं, ये साबित करने के लिए कि मोहित पीरज़ादा कितना करप्ट है, उसके पास कितना काला धन है, उसने कितना पैसा छुपा के रखा हुआ है, कितनी उसने करप्शन वगैरह जो है वो की है। तो हम वेट कर रहे हैं कि जब ये आर्टिकल आएंगे तो फिर देखते हैं कि पहला जो आर्टिकल है वो आपने देखा ही कि उसकी इन्फॉर्मेशन किस क्वालिटी की थी। तो अभी थोड़ा बड़ी डाटा माइनिंग हो रही है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर से, डाटा निकाल के उसका ChatGPT की मदद से स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो किया जा रहा है। तो वी वेटिंग फॉर दैट। अच्छा, अब तनवीर साहब ने लंदन में जब बात की है, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि उनसे सवाल पूछा गया, उनसे पूछवाया गया, ज़ाहिर है ये एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, उनसे पूछवाया ये गया कि आपकी इमरान खान से जी कैसे हो गई आपकी मुलाकात जेल में। उसका जवाब दिया कि हमारे पास अदालत की परमिशन थी, तनवीर साहब को अदालत ने परमिशन दी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अलीमा बीबी जो हैं उनकी भी इजाज़त थी। और अलीमा खान साहिबा का मैं देख रहा था ट्विटर हैंडल, वहाँ पर तो कोई अभी तक उन्होंने, अलीमा बीबी ने इसका कोई रिस्पॉन्स जो है वो उन्होंने नहीं दिया। ताहम अलीमा, मुझे इतना पता है कि तनवीर साहब जो हैं वो शौकत खानम के लिए भी और इसी तरह से वो नमल के लिए भी फंड रेजिंग वगैरह करते रहे हैं, उसमें डोनेशंस करते रहे हैं। तो अलीमा तक उनकी एक्सेस डेफिनेटली होगी। और अलीमा बीबी को क्या पता कि तनवीर साहब जो हैं उनके किस हद तक ताल्लुकात हो चुके हैं दूसरी तरफ, और वो क्या चाहते हैं, उनका एक्चुअल मकसद जो है वो क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्रोटेस्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक रिएक्शन, एक रद्द-ए-अमल आ रहा है इस प्रोटेस्ट को फेल करने के लिए, डीलेजिटिमाइज करने में, इस प्रोटेस्ट पे इस किस्म का आप सोचेंगे, आप किसी में सवाल पैदा होता होगा कि जिस तरह से इन्होंने बेरहमी से 26 नवंबर को गोली चलाई इस्लामाबाद में और बेरहमी से कुचला तहरीक इंसाफ की प्रोटेस्ट को, तो इनको खौफ क्या है, क्यों ये प्रोटेस्ट को इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं। ये तो कंट्रोल कर लेते हैं हर चीज़ को। इसका बड़ा अच्छा जवाब
पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब हबीब अकरम साहब ने अपने एक वीलॉग के अंदर दिया है, जहां उन्होंने बताया कि बुनियादी तौर पर ये जो रजीम है इसके पास लेजिटिमेसी कोई नहीं है। तो जब भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होती है, ये घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी इनको शदीद किस्म की वायलेंस और गोली वगैरह जो है वो चलानी पड़ती है। इसीलिए डर रहे हैं और इसको थोड़ा सा ये देखें कि इससे इनके लिए ज़रूरी है कि प्रोटेस्ट के शुरू होने से पहले नेशनल सिक्योरिटी का कह के, मुल्क के हालात कह के, हिंदुस्तान की बात करके, फ़ौज की बात करके, ये सियासी एक जो प्रोटेस्ट है उसे डीलेजिटिमाइज करना, ये कहने के लिए कि ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत बुनियादों पे हो रही है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही है, उसका ये एक बयानिया जो है वो शेप करते हैं। उस बयानिए के ज़रिए फिर उस पर तशद्दुद करने की ये एक स्पेस अपने लिए पैदा करते हैं। हिंदुस्तान में भी इसी किस्म की मसलसल कोशिश की जा रही है, लेकिन अनलाइक पाकिस्तान वहाँ की अपोजिशन बड़ी फ़ाल है और वो मसलसल नरेंद्र मोदी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो हिंदुस्तान की फ़ौज की जो परफॉर्मेंस है नेशनल सिक्योरिटी की, उसे अपनी डोमेस्टिक दाखिली सियासत के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब ने सिंगापुर में जो एडमिशन किया कि हथियारे हमारे गिरे हैं, फिर हमारी हिकमत अमली में बेहतरी आ गई, उस पर हिंदुस्तान में बहुत तनकीद हो रही है, अपोजिशन की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से तनकीद ये हो रही है कि क्या वजह है कि ये एडमिशन के हमारे हथियारे गिरे हैं, ये सिंगापुर में इंटरनेशनल मीडिया के सामने किया गया और हिंदुस्तान के मीडिया के सामने नहीं किया गया। तो हम तनकीद वहाँ पर बेसिकली यहाँ पर भी हुकूमत पे हो रही है, फ़ौज पे वहाँ पे नहीं हो रही, बिकॉज वो समझते हैं कि हुकूमत ही रिस्पॉन्सिबल है फ़ौज के तमाम डिसीजन मेकर्स के लिए। और CDS चौहान जो हैं, अनिल चौहान, वो तो वैसे भी एक रिटायर्ड जनरल है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने एक शॉट देखा, वीडियो देखी, टुकड़ा देखा मैंने उसका, मेजर गौरव आर्या का, जिनकी खूबसूरत शख्सियत से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जिन्होंने कहा कि अब चूँकि CDS ने मान लिया, अब तो CDS कह रहा है कि हथियारे हमारे गिरे हैं तो कौन इनकार कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हथियारे हमारे बिलफर्ज गिर भी गए हैं तो अच्छा, एक तो हिंदुस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि CDS को ही ना पता हो, ही वॉज नॉट प्रॉपरली ब्रीफ। लेकिन अगर बिलफर्ज हथियारे हमारे गिर भी गए तो क्या बात हुई, पायलट हमारे नहीं मरे, हम अमीर मुल्क हैं, हम इस किस्म का नुकसान जो है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब एक और भी अमीर मुल्क है हिंदुस्तान के नॉर्थ में, बहुत अमीर मुल्क है, उसका नाम है पाकिस्तान। वहाँ पर भी जो एलीट है वो इसी तरह से सोचती है कि फ़ैसला पहले कर लेंगे, बाद में देखी जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जो चीफ़ हैं जनाब साकिब बिलाल साहब, जिनके बारे में बताया जाता है वो किसी बहुत अहम शख्सियत के या तो साहिबजादे हैं या दामाद हैं। ये एक अहम शख्सियत के साहिबजादे हैं और दूसरी अहम शख्सियत के दामाद हैं। उन्होंने अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें एक कमेटी बनाई गई है जो क्रिप्टो करेंसी के कवानीन जो है बनाएगी, उसमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। अब याद रहे कि साकिब बिलाल साहब जो कि अमीर मुल्क है और अमीराना जहन है, तो साकिब बिलाल साहब ने 2-2.5 दिन पहले लास वेगस में, अमेरिका में, जब सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हो रही थी बिटकॉइंस के हवाले से क्रिप्टो करेंसी में, तो वहाँ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साहिबजादों और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस के सामने उन्होंने तकरीर करके पाकिस्तान का नेशनल वॉलेट जो है, वॉलेट, उसका उन्होंने, यानी बटवा जो है, कौमी बटवा जो है बिटकॉइन का, उसका वो डिक्लेरेशन कर चुके हैं और दुनिया भर से उसमें इन्वेस्टमेंट मांग चुके हैं। ये और बात है कि उसके 24 घंटों के अंदर अंदर ये बात सामने आई फ्रॉम कमेंट्स ऑफ द सेक्रेटरी फाइनेंस इबाद बोसल एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑल दैट, कि पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो गैर कानूनी हैं। हिंदुस्तान में भी गैर कानूनी है, चीन में भी गैर कानूनी है, पाकिस्तान में ये गैर कानूनी। अब उन कवानीन को तब्दील किया जा रहा है, एक उसके हवाले से गुफ्तशनी जो है वो हो रही है। ये ऐसे ही है कि बच्चा आपका पहले पैदा हो गया है, निकाह आप बाद में करने चले। अगर आपको बात अजीब लग रही है, आपको लग रहा है कि महज मुहावरा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने एक बरतानिया में और एक अमेरिका में कम से कम एक ऐसी शादी भी अटेंड की है जहाँ पे लोग चर्च में जब पहुँचे शादी करने के लिए, तो बच्चे उनकी गोद में थे। बच्चे पहले पैदा हो चुके हुए थे, शादी उनकी नहीं हुई हुई थी, तो बच्चा हो चुका है, निकाह नहीं हुआ। पाकिस्तान में बहरहाल वही सूरत हाल है फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मुझे हैरानगी हुई कि चर्च कैसे ऐसी शादियों को कबूलियत जो है वो बाद में दे देता है। दैट वॉज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मी, बट एनीवे आगे चलते हैं। जो असल दुनिया में इस वक्त झटका लगा रूस और चीन की ताकत को, वो है जहाँ आप देखते हैं कि 24 घंटे पहले संडे और सैटरडे के दरमियानी जो रात है, उसमें यूक्रेन के तकरीबन 350-400 ड्रोन्स ने रूस के अंदर 3500 मील दूर रशिया यूक्रेन बॉर्डर से उन्होंने स्ट्राइक्स की, जिसके नतीजे में यूक्रेन ने कहा कि 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है रशिया के, जो न्यूक्लियर पेलोड्स कैरी करते हैं, मिसाइल्स कैरी करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यूक्रेन ने उसकी फुटेज भी सारी बनाई है और अपनी सारी की सारी टीम जो हैं उनको वो पहले ही सक्सेसफुली उन्होंने इवैक्यूएट कर लिया। अब ये एक बहुत बड़ा शॉक है रूस के लिए। रूस को अभी तक ऐसा झटका लगा है कि उनको ठीक तरह से समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मैं देख रहा था वो क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन मंडे तक उन्होंने सिर्फ चंद क्रूज स्ट्राइक्स की हैं खरीफ में,
यूक्रेन के शहर में कुछ और ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं। कोई वाज़ेह तौर पर, हालांकि क्लेम बहुत था, रूस के अंदर एक खप पड़ी हुई है कि ये हमारा पर्ल हार्बर है। जिस तरह से जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और अमेरिका ने उसके बाद जापान की ईंट से ईंट बजा दी थी, विच टर्मिनेटेड इन 2 न्यूक्लियर अटैक्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो ये रशिया का पर्ल हार्बर मोमेंट है, लेकिन कुछ किया नहीं अभी तक रशिया ने खास। इसके जवाब में रशियंस खासे कन्फ्यूज जो हैं और परेशान जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये क्यों हुआ है, यूक्रेन ने क्यों किया? इसलिए कि पिछले हफ्ते में, गुज़श्ता हफ्ते में रूस ने 400 यूक्रेन ड्रोन्स लेकर 3 रातें मसलसल जो है यूक्रेन के शहरों पर उन्होंने हमला किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत परेशानी में प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में कहा था कि ही हैज़ गॉन क्रेजी, पागल हो गया है पुतिन। ये पहली दफ़ा था कि उन्होंने पुतिन के बारे में इस किस्म की तनकीद उन्होंने की और उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी खासा रगड़ा था। अब अमेरिकन ज़राए अबलाग जैसे दी हिल है, विच इज़ अ ज़ायनिस्ट पब्लिकेशन, उनका क्लेम ये है कि ये जो प्लान था यूक्रेन का, इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बताया गया था। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज साथ ही ये खबर मुसलसल आ रही है कि यूक्रेन का ये जो कॉन्टिजेंसी अरेंजमेंट था कि हम इस तरह का हमला कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को रशिया के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये 18 महीने से इसके ऊपर काम हो रहा था, इम्प्लीमेंट हो रहा था, जिसके लिए सीकेडी कंडीशन के अंदर ड्रोन्स को और ट्रकों को स्मगल किया गया इनटू रशिया, उनको प्लेस किया गया डिफरेंट बिल्डिंग्स में, उनको छुपाया गया और फिर कंप्लीट डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनको अनलीश किया गया, जिनकी तमाम मॉनिटरिंग ऑपरेशन सेंटर से यूक्रेन के अंदर से हो रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर नहीं भी बताया गया तो ये बात तो मानने वाली नहीं है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को इसका नहीं पता था। क्योंकि चंद यहाँ पे जो लोग हैं वाशिंगटन में, वो फेमिलियर विद दीज थिंग्स, उनका कहना यह है कि ये प्रिंसिपली तौर पे ब्रिटिश एंड जर्मन इंटेलिजेंस एंड फ्रेंच जो हैं उन्होंने यूक्रेन के साथ इसमें कोऑपरेट किया है और ये एक यूरोपियन एडवेंचरिज्म है अगेंस्ट रशिया, जिसमें रूस को उसकी औकात दिलाने की याद दिलाने की कोशिश की गई। अच्छा, इसको जहन में रखें कि ड्रोन्स जो हैं उन्होंने अब वॉर की जो पूरी नेचर है उसे उन्होंने चेंज कर दिया। और न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं पहले आपके सामने बहुत महीने पहले तस्करा कर चुका हूँ। हमास वर्सेस जब ईरान के साथ टक्कर हुई इसराइल की, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में इसका इंकशाफ किया गया था कि इसराइल अपने ड्रोन्स जो हैं वो ईरान के अंदर ही असेंबल और मैन्युफैक्चर करता है और ईरान के अंदर से ही ईरान के ऊपर हमला करता है। वजह यह है कि इसराइल का शायद रकबा 9,500 या 9,000 स्क्वायर मील है, जबकि ईरान का रकबा जो है वो 6,30,000 स्क्वायर माइल और खाली पड़े हैं उसके बहुत से जगह, और वो बड़ी आसानी से इसराइल अंदर ही पोजिशन है। अब चूँकि मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की मिलिट्री और GHQ और ISI दोनों के हवाले से, कि इसको जहन में रखें कि इसराइल की एक स्ट्रेटिजिक सेरिब्रल रिलेशनशिप है, बहुत ही क्लोज मेंटल रिलेशनशिप है, एडवाइजरी रिलेशनशिप है हिंदुस्तान के साथ भी। बहुत से लोग ये महसूस करते हैं, ऐसे आर्टिकल भी छप रहे हैं कि एक अगली जंग भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में होनी है, द फाइनल बैटल, और उसकी बहुत तैयारी हिंदुस्तान करेगा। और चूँकि इसराइल उनको आइडियाज़ देता है, तो इसलिए पाकिस्तान की GHQ को और ISI को सोचना होगा कि इस कोऑपरेशन के नतीजे, क्योंकि अब यूक्रेन ने करके चीज़ दिखा दी है तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। JP सिंह जो बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन डिप्लोमेट हैं, उनके हवाले से बॉलीवुड ने एक फिल्म और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है द डिप्लोमेट के नाम से। हालांकि लिविंग एक्चुअल हज़र सर्विस डिप्लोमेट पे मैंने सुना नहीं कभी कि पहले फिल्म बनी हो। और ये उनके अफ़गानिस्तान में उन्होंने क्या कारनामे दिखाए विज़ा ISI, उस हवाले से ये पूरी फिल्म है। इस्लामाबाद में बहुत प्रोमिनेंट थे, बहुत दफ़ा उनसे मुझे भी बाकी मीडिया को भी मुलाकात करने का मौका मिला। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट मैन। एक सोर्स का ये कहना है कि वो फ्यूचर फॉरेन सेक्रेटरी भी होंगे इंडिया के। इस वक्त वो इंडिया के एम्बेसडर हैं इन इसराइल। पाकिस्तान में वो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे, इसराइल में वो इस वक्त हिंदुस्तान के एम्बेसडर हैं। इसलिए मेरी एडवाइस, मेरे तो खैर आप पीछे ज़रूर पड़े रहें विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़ एंड द जंग एंड द जियो, लेकिन मेरी एडवाइस है कि इस पूरे कनेक्शन को, और जो यूक्रेन ने करके दिखाया है रशिया के ख़िलाफ़, अटैकिंग द रशिया स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, इसको आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अब रशिया होना तो ये चाहिए था कि गुस्से में इस पूरे हमले के बाद रूस ऐसा रिएक्ट करता कि वो इस्तांबुल में सेकंड राउंड जो हो रहा था उनका यूक्रेन और रशिया के दरमियान, उसके ना पहुंचता। लेकिन मंडे के दिन में ये मीटिंग हुई है। मुझे बहुत, मैं गौर से देख रहा था कि मीटिंग होगी कि नहीं हुई लेकिन इसका सेकंड राउंड हुआ है और इसमें यूक्रेन की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर रुस्तम उमरोव, मुसलमान होंगे वो, और रशिया की तरफ से उनके टॉप ऑफिशियल्स आए। यूक्रेन की डिमांड थी कि ये डायरेक्ट मीटिंग होनी चाहिए बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड पुतिन, जिसको पुतिन ने एग्री नहीं किया। और यूक्रेन ने इसमें जो डिमांड रखी हैं उन्होंने पब्लिक कर दी हैं। वो कह रहे हैं कि 30 दिन का कम से कम सीज़ फायर होना चाहिए, ऑन द लैंड, इन द एयर एंड ऑन द सी। और उनके जो प्रिजनर्स हैं, खास करके बच्चे पकड़े हैं रशिया ने, पता नहीं बच्चे पकड़े कि नहीं, उनको रिहा करें। जो सैंक्शंस लगी हैं
रशिया पे उनको वो कुछ को हटाने की मशवरा देंगे वेस्ट को। इन रिटर्न वो चाहते हैं कि रशिया के जो फंड सीज हुए हैं यूरोप के अंदर, यूके में और अमेरिका में, वो फंड्स यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। 2014 में रूस ने जो इलाके कब्जे में कर लिए हैं, उनको कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है अमेरिका की तरफ से ना दी जाए। उनको बहुत खतरा है कि ट्रंप उनको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद है कि अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस वगैरह ने इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं उस वक़्त दी थी, और उस वक़्त के एनएसए ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी थी माइक वॉल्ट्ज़ ने। ये मीटिंग सिर्फ 1 घंटे की हुई है। इसमें एक चीज़ पॉजिटिव निकली है कि कुछ प्रिजनर्स की रिहाई भी हो सकती है और एक थर्ड राउंड जो है वो भी होगा। नेट इफेक्ट ये है कि रशिया एंड चाइना का जो अलायंस है वो गुज़िश्ता 48 घंटे में बहुत बुरी तरह से यूरोपियन थिएटर ऑफ वॉर के अंदर एम्बैरस हुआ है, बहुत बुरी तरह से। बहुत से पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो चीन की ताकत को बहुत एग्जैजरेटेड शक्ल में देखना चाहते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तानी आर्मी कोई ऐसी कोई गलतफ़हमी नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप गौर से चीज़ों को देखें। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी जिस तरह से रूस का हशर नशर हो गया इस यूक्रेन की जंग के अंदर, एक सेकंड डिग्री कंट्री से लड़ते हुए, किस तरह से इस पूरी जंग का नतीजा ये है कि रशिया की जो एक स्टेटस था एज अ मेजर पावर, एज अ ग्लोबल पावर और सुपर पावर, वो बहुत बुरी तरह से वो डैमेज हुआ है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।